नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसके एजुकेशनल क्लासेस में। आज का हमारा हिस्ट्री टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से जुड़े जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय अवधि है 1500 से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय अवधि है 1000 से 600 ईसा पूर्व। आर्य वैदिक काल में आर्य का सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। मैकुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मैकुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पे माना है? तो मध्य एशिया को मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान माना है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता कहलाती है? तो वैदिक सभ्यता कहलाती है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा, आर्यों की द्वारा विकसित सभ्यता कैसी थी? शहरी थी या फिर ग्रामीण? तो ग्रामीण थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बटा था: कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई थी वो 5 भागों में बांटी हुई थी। यहाँ से पूछ सकता नाम बताइए, ऑप्शन दे देगा तो इसमें कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे देखिए 5 भागों में बटी हुई थी आर्यों की प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में, छोटे से बड़े क्रम में बटी हुई थी। कुल, ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र। आर्य ग्राम के मुखिया ग्रामीण, विश्व का प्रधान विश्वपति एवं जन के शासक राजन कहलाते थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो वैदिक सभ्यता में ग्राम के मुखिया को ग्रामीण कहा जाता था और जन के शासक को वैदिक सभ्यता में राजन कहलाते थे वो। ठीक है। राज्य अधिकारियों में पुरोहित तथा सेनानी प्रमुख थे। वशिष्ठ रूढ़िवादी तथा विश्वामित्र उत्तर उदार पुरोहित थे। सूत्र रत्नकार तथा कमादी नामक अधिकारी रत्निक कहे जाते थे। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। यहाँ पे पूछ, सूत्र रत्नकार तथा कमादी नामक अधिकारी को क्या कहा जाता था वैदिक सभ्यता में? तो रत्निक कहा जाता था। इनकी कुल संख्या थी राजा के लेके 12। ठीक है। पूरब दुर्गपति एवं स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है, वैदिक सभ्यता में गुप्तचर कौन होते थे? तो पूरब और स्पर्श। जो पूरब होते थे वो दुर्गपति के गुप्तचर होते थे और जनता के लिए जो गतिविधियों को देखभाल करने के गुप्तचर होते थे उनका नाम स्पर्श था। वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। वैदिक सभ्यता में गोचर भूमि का अधिकारी कौन होता था? उनका नाम क्या था? तो वाजपति उनको कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो गोचर भूमि का अधिकारी होता था तो उसे वाजपति कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन, अपराधियों को पकड़ने का कार्य कौन करता था? वैदिक सभ्यता में अपराधियों को पकड़ने का कार्य उग्र करते थे। ठीक, यहाँ पे नोट है, ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायाधिकार का उल्लेख नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि वैदिक सभ्यता में क्या किसी प्रकार के न्यायिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो वैदिक सभ्यता में किसी भी प्रकार के न्यायिक अधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है। सभा एवं समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली संस्था सभा और सभा समिति थी। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। स्त्रियां सभा और एवं समिति में भाग ले सकती थीं। वैदिक सभ्यता में राजा को सलाह देने वाली समिति का नाम था सभा और समिति। इन दोनों में सभा श्रेष्ठ
थी जो संभात लोगों की संस्था थी, जबकि समिति समान जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके सभा और समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां सभा एवं समिति में भाग ले सकती थी। वैदिक सभ्यता जो थी उसमें स्त्रियां सभा एवं समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है। नेक्स्ट, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। वैदिक समय जब युद्ध होता था उसमें युद्ध का नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ गायों की खोज है। वैदिक सभ्यता में जो युद्ध हुआ, ज्यादातर जो युद्ध हुआ करते थे ये गायों के लिए हुआ करते थे। ठीक है। जो युद्ध हुआ करते थे उसका नेतृत्व राजा करता था। युद्ध के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता था उसमें गविष्ट होते थे, जिसका अर्थ होता था गायों की खोज। नेक्स्ट, 10 राज्ञा युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। यह युद्ध पारुषणी रावी नदी के तट पर सुदास तथा एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजय हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुषसूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से तथा क्षुद्र उनकी पैरों से उत्पन्न हुए हैं। यहाँ पे कहने का मतलब है ऋग्वैदिक समाज का विभाजन 4 वर्णों में विभक्त था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और क्षुद्र। यह विभाजन व्यवसाय पर था। तो वैदिक सभ्यता में जो विभाजन था समाज का वो व्यवसाय पे के आधार पर हुआ था। ठीक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुषसूक्त के चतुर्थ वर्ण का उल्लेख किया गया है। यहाँ पूछ सकता है पुरुष सूक्त का वर्णन चतुर्वर्णों में किस मंडल में किया गया था? 10वें मंडल में किया गया था। इसमें कहा गया था कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से और क्षुद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वैदिक काल में कहा गया है। ठीक है। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। वैदिक सभ्यता में जो आर्यों का समाज था वो पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुल्प कहा जाता था। ठीक है। आर्यों का समाज जो था पितृ प्रधान था। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है आर्यों का मुखिया कैसा था, मातृत्व या पितृ प्रधान? तो यहाँ पे पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी। वैदिक सभ्यता समाज की सबसे छोटी इकाई थी जो वो परिवार और कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां इस काल में सब अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। वैदिक सभ्यता में स्त्रियां अपने पति के साथ भाग लेती थी। बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। वैदिक सभ्यता में यहाँ से पूछ सकता है किस सभ्यता में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था? तो वैदिक सभ्यता में जो थी ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। विधवा अपने मृत पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। वैदिक सभ्यता में जो था ऋग्वैदिक काल में विधवा अपने पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपला, विश्वास जैसे विदूषित स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गार्गी ने किससे वाद विवाद की चुनौती दी थी?
गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता था। वैदिक सभ्यता में जो स्त्रियां विवाह नहीं करती थी, जो अविवाहित रहती थी, उन्हें अमाजु कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वैदिक सभ्यता में अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो उन्हें अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से प्राप्त होता था। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ कौन सा था? तो सोमरस था, जो वनस्पति से प्राप्त बनाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे: वास, अधिवास, उत्सर्गीस। अंदर पहनने वाले कपड़ों को नेवी कहा जाता था। यहाँ प्रमुख दर्शन एवं उसके प्रवर्तक हैं। तो चरवाक के प्रवर्तक हैं चरवाक, योग के पतंजलि, संख्या के कपिल, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बद्रनारायण, वैशेषिक का प्रहलाद एवं उल्क। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रण, रथ दौड़, घुड़दौड़ तथा धूर्त क्रीड़ा था। आर्यों के मनोरंजन के लिए मुख्य साधन थे वो थे संगीत, रथ दौड़, घुड़दौड़ एवं धूर्त क्रीड़ा। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। वैदिक सभ्यता में आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो पशुपालन और कृषि था। गाय को अघन्या, वैदिक सभ्यता में गाय को ऋग वैदिक काल में गाय को अघन्या के नाम से जाना जाता था। अघन्या का इसका अर्थ था ना मारे जाने वाले योग्य पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गाय वैदिक सभ्यता में गाय को ना मारे जाने वाले पशुओं की श्रेणी में रखा गया था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। वैदिक सभ्यता जो थी उसमें गाय को मारने वालों या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड अथवा देश से निकालने की व्यवस्था की गई थी। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा और सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। जो आर्य समाज था उनके सबसे प्रिय पशु घोड़ा था और उनके सर्वाधिक प्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता है। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता है। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु थी लोहा, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। ठीक है, व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति को पड़ी कहते हैं थे। आर्य समाज में व्यापार के लिए दूर दूर व्यक्ति जाता था, उसे पड़ी कहते थे। लेन देन में वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। वैदिक सभ्यता में लेन देन के लिए वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी। ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वैकनॉट सूदखोर कहा जाता था। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यहाँ से हमारा क्वेश्चन बन सकता है, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता किसे कहा जाता था? तो वो अग्नि देवता को कहा जाता था। अग्नि की पूजा की जाती थी। इसके मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता निभाने के लिए अग्नि देवता की पूजा की जाती थी। ठीक है, ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती है। ऋग्वेद में गंगा एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। ठीक है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी मानी जाती है।
ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है, जिसमें सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक सबसे अधिक बार हुआ है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 1 बार हुआ है और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ठीक है, ये थे हमारे ऋग्वैदिक काल से जुड़े टॉपिक्स, 1 लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हम उत्तर वैदिक काल को लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे हमारा वैदिक सभ्यता से जुड़े जितने भी टॉपिक क्वेश्चन रिलेटेड बन सकते हैं उसको हम लाएंगे। ठीक है, और सॉल्व पढ़ेंगे। यहाँ से हमारे एक छोटा हुआ है, ऋग्वैदिक उपनिषदों की संख्या कुल कितनी है? तो 108 है। महापुराणों की संख्या 18 है। वेदांग की संख्या 6 है। ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है, उपनिषदों की संख्या कुल का संख्या कितनी है? तो 108 है। अब महापुराणों की कुल संख्या 18 है, वेदांगों की संख्या 6 है। ठीक है, ये है हमारा आज का वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन। आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। इसके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड टॉपिक को देखेंगे। ठीक है, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हम आपको और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ 1 लाइनर क्वेश्चन लाएं। थैंक यू सो मच।